नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, व्यापार से संबंधित चीजें आप लोग लेकर आते हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलाएंगे जिनको व्यापार की नॉलेज हमसे ज्यादा है। जी, सही सुन रहे हैं आप। आज हमारे संग है सीए रूपल गर्ग जी। सर, सर तो आज हम रूपल सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सीए जर्नी के में पूछने वाले हैं, बहुत सारे बिजनेस के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो सर, जैसे हमारी ऑडियंस ज्यादातर स्टूडेंट्स है, तो सर कुछ अपनी सीए जर्नी के में बताइए हमारे ऑडियंस को। स्वर्णिम, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो, दिस इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे टैलेंटेड यूथ की हमें ज़रूरत है जो कि एक्चुअल में अच्छा कंटेंट लेके आए। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपने बात की सीए जर्नी की, तो देखिए, बाकी हर स्टूडेंट की तरह सीए जर्नी मेरे लिए भी चैलेंजिंग थी। और सीए जर्नी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो मेरा सीए का करियर में एम बना, या मैंने ये करियर कैसे चूज किया, बहुत इंटरेस्टिंग उसके पीछे भी स्टोरी है। देखिए, क्या होता है, एक कोई ठीक ठाक बच्चा पढ़ाई में जब होता है तो घर वालों की भी उससे एम्बिशन होती है और खुद से भी उसकी बहुत एम्बिशन होती है। कोई भी अगर थोड़ा सा अबव एवरेज कैंडिडेट होता है, तो अबव एवरेज होने के साथ साथ मैं एक एक्सट्रोवर्ट भी था। और इशू ये था कि मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो मेरे लायक है। और एक बच्चे को जैसे मेंटालिटी होती है, उसको सब लगता है कि अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बचपन में आपका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड होता है, आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हो। शुरू से टॉपर आए हैं तो अब भी टॉपर की तो आपको लगता है कि यार ऐसा है, पृथ्वी पे तो कोई ऐसा काम है नहीं जो मैं कर नहीं सकता। तो अपने लिए डिसाइड किया कि हाईएस्ट क्या हो सकता है, तो लगा कि एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पृथ्वी पे, हम यहाँ से सीधे बाहर चलते हैं, एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉट वाली मेंटालिटी के साथ बचपन में पढ़ाई वहीं से शुरू की। और क्लास में, स्कूल में सब लोग जो है वो जानते थे कि मैं इस चीज़ को लेके कितना कॉशियस हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो 7th क्लास के पीटीएम में सर ने एक बार पापा से बोला कि भाई, बच्चा पढ़ाई में ठीक है, आप इसको आईआईटी कराइए। वहाँ पर पहली बार पापा ने सर को ये बोला कि सर, मैं चाहता हूँ कि ये ना सीए करे। अब वो 7th क्लास के बच्चे को पहली बार उसके कानों में शब्द सुनाई दिया कि उसको सीए के बारे में कुछ होता है। उसको पता नहीं सीए क्या होता है, उसको ये नहीं मालूम कैसे करते हैं, सीए करता क्या है। उसको केवल इतना पता है कि पापा को चाहिए कि मैं सीए करूं, और वहां से डिसाइड हो गया। और आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये अपने घर में पेरेंट्स की जो विश है, वो उन्होंने कहा कि ये दिस इज माय कमांड, अब मुझे यही करना है। और मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई। तो मैंने सीए जर्नी वहाँ से सोच लिया था कि मैं करूँगा। मैंने सीए में स्टार्ट भी किया 12th के बाद। और ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग भी रही और लर्निंग भी रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सीए में जो है चीज़ें कुछ सीखा नहीं। ऑफ कोर्स बहुत सीखा। प्रॉबेबली एक कॉलेज लाइफ में जो स्टूडेंट सीखता है उससे ज़्यादा मैंने सीए में सीखा। बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जितने सीए स्टूडेंट से देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे कि एक सीए स्टूडेंट बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। 18-19 साल की उम्र पे जब वो ऑडिट के लिए पहली बार जाता है, और उसको बैंक में मैनेजर जो होते हैं वो सर कह के बात करते हैं 18-19 साल के बच्चे से, तो उसको लगता है मैंने कुछ कोर्स ज्वाइन किया है। उसको लगता है मेरी रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे। और क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दे रहे हैं। तो वो सीए की जर्नी देती है। इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं बोलूंगा भाई, जितने भी लोग कॉमर्स में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, सीए बहुत अच्छा कोर्स है, आप ज्वाइन कीजिएगा। राइट। तो सर, जैसे कि चैलेंजेस, जैसे कि आप 10 ये स्टूडेंट्स हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं कि ये स्किल मेरे पे नहीं है, कि अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, टैक्सेशन में दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि आप थोड़ा बताइए, आपने सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया है? सुनिए, देखिए, स्किल्स और सब्जेक्ट्स की बात जो है वो मुझे लगता है सेकेंडरी है। सीए का जो सबसे बड़ा एक्चुअल में चैलेंज है वो है आपका ईगो मैनेजमेंट। हम यूजुअली इसके बारे में बात नहीं करते नॉर्मली, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ईगो मैनेजमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है, आज के टाइम पे सीबीएसई से कोई भी बच्चा पढ़ के आता है, आईसीएसई से पढ़ के आता है, तो सीबीएसई और आईसीएसई में उनको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। वो बच्चा 90%, 95% बड़े आराम से लेके आ रहा है, उसने बड़े अच्छे मार्क्स अच्छी तरह से स्कोर कर लिए। कट टू जब वो सीए में आता है, वो अपनी एक ताज पहन के आया है कि मैं क्लास टॉपर हूँ, मेरे 100 में से 95 आते थे। सीए में जब वो देखता है कि मेरे मार्क्स आते हैं 50, 55, 60 बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उसको लगता है कि मेरी वो स्किल गई कहाँ। तो वहां पे उसकी ईगो सबसे पहले हर्ट हो जाती है। एंड इसीलिए ईगो मैनेजमेंट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए का। दैट्स व्हाई इट्स चैलेंजिंग। तो वहां पे आपको पता चलता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न। और जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, थिंग्स बिकम क्वाइट ईजियर।
वहाँ से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है। बाकी अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो सीए में ऑफ कोर्स ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन चीज़ों पे तो कोर रहता ही है। अगर आप आगरा लेवल पे बात करें तो आप प्रैक्टिस में अगर आते हैं तो आपको हर चीज़ में थोड़ा सा एक्सपर्टीज करना होता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अ जैक ऑफ ऑल, आपको हर चीज़ आनी चाहिए और अच्छी आर्टिकलशिप अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें स्किल्स अच्छे से आप सीख पाओगे, व्हिच इज़ वेरी क्रूशियल। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि सर हेड फैकल्टी है अकाउंट्स होम के अंदर, जो आगरा में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है अकाउंट सीखने के लिए, टैली सीखने के लिए, मतलब लोगों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है इधर से। तो सर से ना आज मैं काफी सारे क्वेश्चन करूंगा जो बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ बेनिफिशियल है आपके लिए, अगर आपने सीए को एज अ करियर चुनने वाले हैं या चुन लिया है। तो जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं ना कि ये जैसा अकाउंट्स, मैंने पहले जैसे साइंस से कोई बच्चा आया, मैंने अकाउंट्स नहीं करी है, अब मुझे अब कैसे इसको टैकल करूँ, या मैंने टैक्सेशन पहले नहीं पढ़ी है। और कुछ बच्चे हैं कि अगर फाउंडेशन नहीं करा, जैसे मैंने है, अब ग्रेजुएशन मैंने कर ली, अब मुझे ना डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना है। तो अब क्या डायरेक्ट एंट्री में भी ये आप ग्रुप ए लेंगे या बोथ ग्रुप्स आप ले सकते हैं, तो इसके हमको बताइए। देखिए, अगर कोई साइंस स्टूडेंट है या आर्ट स्टूडेंट है जो कि सीए करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए कि आसान है। ये मैं सबसे पहला आपको एक मैं सलाह दे रहा हूँ कि आसान है। पढ़ाई का लेवल क्या रहता है? लेवल ये है कि लेट्स से मुझे किसी दिन 10 रुपये आए और 8 रुपये खर्च हो गए, कितने बचे? 2 रुपये। ये मेरे पहले दिन की क्लास हो गई। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मेरा अकाउंटिंग जो है वो बहुत सिंपल है और अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिकल है। तो अगर आपको पैसे से प्यार है, अकाउंटिंग से प्यार आपको अपने आप हो जाएगा। पैसे से हर किसी को प्यार है आज के। देखो क्या हो गया है कि लोगों को ना पैसे से तो प्यार है, लेकिन पैसा कमाने की जो प्रोसेस है ना उससे प्यार नहीं कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल सही है। तो जब वो उस प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो वो पैसा अपने आप आ जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे हिसाब किताब अच्छा लगता है, मुझे पैसे में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो अकाउंटिंग बहुत नेचुरली आपको आएगी। और जहाँ तक हम डायरेक्ट एंट्री की जैसे आपने बात की, तो देखिए डायरेक्ट एंट्री के बाद कोई भी स्टूडेंट सीए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने होते हैं और इंटरमीडिएट में वो बोथ ग्रुप देकर अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। तो चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं या बोथ भी कर नहीं सकते सर, हैं। इसका एक क्वेश्चन है कि जैसे कि डायरेक्ट एंट्री से हम जा रहे हैं, अब जैसे पहले 3 साल की वो होती थी आपकी इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप वो अब 2 साल की हो 2 गई है। साल की हो गई है। और उसको ज्वाइन करने के लिए मैंडेटरी है कि पहले हाँ, आपने एक कोर्स और है आपने इंटर के दोनों एग्जाम सब क्लियर कर लिए, दोनों ग्रुप्स आपके सर। क्लियर एक हो गए। कोर्स भी तो होता है सर, वो कौन सा वीक कोर्स होता है आपका? देखिए वो 2 कोर्सेज होते हैं, हाँ। ओरिएंटेशन कोर्स और आईटीटी कोर्स। हाँ। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो 15 दिन का होता है और आईटीटी जो होता है वो ऑलमोस्ट 15 दिन का होता है। तो दोनों कोर्सेज में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि सीए कोर्स से आपको मिलने क्या वाला है, या सीए कोर्स से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो, या आपसे एक्सपेक्टेशन सीए कोर्स की क्या है। तो ये एक ओरिएंटेशन उनकी होती है। एक ये हमारे आगरा में भी कंडक्ट होते हैं, ऑल ओवर इंडिया ही कंडक्ट होते नहीं, हैं। आगरा में तो हमारी कमेटी है जैसे कि ब्रांचेस हैं, सब हाँ। सारी ब्रांचेस कवर इसको कराती हैं और एज अ फैकल्टी मेरा जाना होता भी है वहाँ पर। सर का काफी उसमें जाना होता है, मैं मिल भी चुका हूँ, काफी मिला हूँ सर से, क्योंकि जब भी मुझसे कांटेक्ट बना है सर का, मतलब मैं बेसिकली ऐसे नहीं आया कि सर सी है तो मैं सर पे आ गया। सर को बहुत पहले से जानता हूँ, 2-3 साल करीब हो गया मुझे। तो लेकिन एक चीज और है, जैसे कि लोग कहते हैं कि आप बोथ ग्रुप करेंगे तो आपकी मेरिट आ सकती है, बट सिंगल ग्रुप में ना आपकी कोई मेरिट नहीं आएगी। और अगर आपने एक बार में क्लियर करा, जब आपकी सही बनती है, जब आप एक बहुत अच्छे सीए माने जाओगे, और बाकी अटेम्प्ट्स में अगर लग गए तो फिर तो हर कोई बन ही लेता है अलग अलग के। आप सर्टेन देखो ऐसा है, आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक है। और कोई भी सीए स्टूडेंट जब सीए ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहला जैसा मैंने बताया ना कि एक्सट्रोवर्ट, एम्बिशियस एक्सट्रोवर्ट, उसको लगता है कि आई नीड टू बी एट द टॉप। तो सेम विद मी, मैंने कहा कि जब सबसे पहले सीए ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि देखो यार, किसी भी स्टूडेंट का एम होता है रैंक में भी कौन सी वाली 1, तो वो चाहिए AIR 1 और होर्डिंग्स पे अपनी फोटो चाहिए। तो जब मैंने सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप देखो, अभी तो बचपन लगता है, बचपना में क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये एक एम्बिशन था कि ऐसा करेंगे यार। देखो रैंक तो सबकी आती है, मतलब हर अटेम्प्ट में किसी कोई ना कोई रैंकर होता है, तो उसमें नया क्या है? हम नया ये करेंगे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों में 100 नंबर ये लेके और ये एम्बिशन था कि ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर दो जो आज तक कभी हुई नहीं। और जब ये हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, सारा काम हो गया, तो हमारा सेंटर पड़ा था, एग्जाम पड़ा था सेंट जॉन्स कॉलेज में। वहां जब पहला एग्जाम दिया, तो जब वो एग्जाम दे दिया तो ऐसा लगा कि यार ये वाली जिंदगी तो थोड़ी सी खराब हो गई, इसमें तो 100 नंबर आ नहीं पाएंगे, नेक्स्ट वाली में ट्राई करेंगे। तो घर आते समय लगा यार, वो दिमाग में सैड सॉन्ग नहीं बजते हैं, वो सैड सॉन्ग बनने लगे थे। खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया। लकीली रिजल्ट जो था, हमें 400 में से 200 नंबर चाहिए होते हैं,
तो मेरे ठीक ठाक है, मैं पास था। 40 ईच में ऐसा कुछ होता है? 40 ईच चाहिए होते मिनिमम, और एग्रीगेट में 50+% चाहिए होते, तो मैं पास था। बट क्या था कि मेरे अकाउंट्स में जो नंबर थे वो थे 100 में से 66। अभी देखो नंबर जो मैं 66 बोल रहा हूँ बहुत अच्छे आए हैं कंपेयर टू एक सीए स्टूडेंट के। ये बात मेरे छोटे भाई को नहीं मालूम थी, तो उसने अभी तक मेरे सीबीएसई वाले रिजल्ट देखे थे, तो जब उसने देखा 66 है तो बाय इंस्टिंक्टिवली उसके मुंह से लगा कम है, और मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। तो पता नहीं क्यों एक बड़े भाई की इंस्टिंक्ट निकली और मेरा हाथ चल गया था, और वो बेचारा जो था वो एकदम से शॉक रह गया। अब वो देखेगा ये पॉडकास्ट मैंने बता दिया, लेकिन वो शॉक रह गया क्योंकि मैंने बहुत दिन से उसको मारा नहीं था। और एक बड़े भाई ने जब बहुत दिन से हाथ नहीं उठाया तो छोटे भाई की आदतें खराब हो जाती हैं। मैं यहाँ पे ये सभी को कहना चाहूंगा, बड़े भाइयों को, बड़े भाई बहनों को, कि छोटे भाई बहन की थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहो समय समय पर, ताकि उनको पता रहे कि वो छोटे भाई बहन हैं। तो मैंने जब उसको मारा तो थोड़ी देर के लिए वो एकदम से शॉक की स्टेट में चला गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो भाग के जाने वाला था पेरेंट्स की तरफ, इससे पहले मैं पहुंच गया कि मैं पास हो गया। तो मैंने उसके बेचारे का थंडर स्टील कर लिया। एनीवेज बड़ी मुश्किल से वहां पे पास हुए, और लगा कि देखो यार क्या होता है कि जो सीबीएसई और आईसीएसई में आपको जिस तरह से पैम्पर किया जाता है ना, वो सीए में पैम्परिंग नहीं होती है। सीए में एक आध बार अगर कोई फेल भी हो जाए तो दैट्स वेरी नॉर्मल, और मेरिट पे जाना या रैंक पे जाना इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप करो। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक जेन्युइन सजेशन टू ऑल द सीए स्टूडेंट्स, अपनी डिग्री पे फेल हो आप हर चीज के बारे में सोचो, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि डिग्री ये कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हो। नहीं, कॉलेज तो आप लो, ऑफ कोर्स कॉलेज लो। मेरा सवाल था कि सीए की डिग्री पहले लो आप। अच्छा। और सीए की डिग्री के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अटेम्प्ट स्किप कर दिए, या कभी उन्होंने कोई और चीज की तो अपना अटेम्प्ट लेट कर दिया। डोंट डू दैट आर्टिकलशिप के चक्कर में, किसी और चीज के चक्कर में। फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर डिग्री। आपके हाथ में जिस दिन सीए की डिग्री आ जाएगी उस दिन आप बहुत कुछ अचीव कर जाओगे, और उसके बाद मतलब आपके लिए दरवाजे बहुत खुलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज योर डिग्री। मेरे हाथ में वो सीए की डिग्री जिस दिन आ जाएगी उस दिन मैं लर्निंग भी कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, मैं 10 चीजें और भी देख सकता हूँ। तो व्हाट माय रिकमेंडेशन टू यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इज कि प्रायोरिटाइज योर डिग्री। आपको एग्जाम सबसे पहले क्लियर करना है। जो 2 साल की आर्टिकलशिप है वो आप कीजिए ऐसी कि वो आपकी पढ़ाई और आपकी लर्निंग दोनों को मैनेज करके चले। तो कोई ऐसा नहीं हो बैलेंस बनाने के चक्कर में आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करें और दूसरे को नेग्लेक्ट करें। डोंट डू दैट। आपकी डिग्री भी जरूरी है, आपकी लर्निंग भी जरूरी है, बट जल्दी सीए बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज और है ना सर कि ये जो मैं एग्री करता हूँ की बात से, क्योंकि देखो अगर आपने सी की डिग्री है ना तो आपको हर कोई सुनेगा, आप कितने भी नॉलेजेबल हो, बट आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है ना, कोई कहेगा यार हम पे ज्ञान बहुत है, कुछ अच्छा। वहीं पे प्रोफेशनल बंदा बैठा है, सीए है, सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए, कोई भी है, उसको इंसान सुनता कि अगर आप अच्छा सीए हो तो बंदा उसकी छवि में एक अलग ही छवि बन जाती है कि इनको सब मालूम है, इनको पूरे ब्रह्मांड मालूम है, चाहे वो नया नया बनाओ एक बच्चा हो। तो यही बात है कि आपको हर कोई सुनता है, आप चाहे डिजिटल अभी सोशल मीडिया में जाओ। देखो आप जब सीए करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सीए नहीं बनते हो, आप सीए साहब बनते हो। और आप जब सीए साहब बनते हो तो लोग आपको रेस्पेक्ट से देखते हैं और उनको लगता है बाय डिफॉल्ट कि आपको नॉलेज अच्छी है। तो इस डिग्री की लाज भी रखनी है। हमारा जो अपकमिंग फ्यूचर है हमें खुद को भी रखनी है। हमारा जो फ्यूचर है डिग्री की लाज रखनी है, तो पढ़ाई उस हिसाब से करनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है। और जब लोगों को सलाह देंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप यू हैव कवर्ड ऑल दी बेसिस। तो इसीलिए आप नॉर्मली एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और देखिए डिग्रीज बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब सीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है तो हमारी नॉट जस्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी बट ऑल्सो टुवर्ड्स द नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। उन्होंने पूरे सीए सोसाइटी को नेशन बिल्डिंग में पार्टनर्स कहा था, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट एंड वी स्टिल फॉलो दैट। एंड हमारी जो इंस्टीट्यूट है दैट हैज फॉलोड दैट वेरी रिलीजियसली। एंड इट्स एन ओनस ऑन ऑल ऑफ अस कि हम इसको मेंटेन करें, आने वाली जनरेशन भी, हमारी जनरेशन भी और हमारे सीनियर्स भी। तो सीए डिग्री को मेंटेन करना है, इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज और है कि कंफ्यूजन आती है कि मैं सीए बनूं, मैं सीएस बनूं, या मैं कोई और अदर कोर्स से बोलूं। तो उसको कैसे हम मतलब एक दिमाग को सेटअप करें एक जगह कि यार अगर तुझे ये आता है तू इस चीज की तरफ बढ़, बाकी मत सुन कि कोई क्या कह रहा है। क्योंकि कुछ भी कहें आप, सीएस कितना भी अच्छा कोर्स हो, चाहे और भी कोई कितना भी अच्छा हो, बट जो इंडिया में, पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो सीए की है ना, तो इंसान सीए से कहता है वाह सीए बन रहे हो, बट भाई वो सीएस कहता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हो आप, ये आ जाता है। तो इसमें कैसे चूज करें?
देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये जो तीनों डिग्रीज हैं, सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। मतलब इनमें कोई भेदभाव नहीं है ऑन पेपर। तो आप सीए बनिए, सीएस बनिए, सीडब्ल्यूए बनिए, मेहनत उतनी ही लगेगी, आपको रिस्पेक्ट उतनी मिलेगी, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उतनी ही मानी जाएगी। लेकिन जब बात आती है ऑन रियलिटी, तो ऑफ कोर्स क्योंकि सीए में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, उसकी एक बहुत सिंपल सा कारण ये भी है कि सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं, और सीएमए के लिए या सीएस के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती। तो सीए करके देखिए, एक तो जॉब्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, अच्छे वेल पेइंग जॉब्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए डेफिनेटली सीए को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये बहुत नेचुरल है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसलिए। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट से या बहुत जगह से इन क्वालिफिकेशंस को बराबर माना जाए। तो मेरा तो हर स्टूडेंट से जो कि कॉमर्स अच्छा पढ़ चुके हैं, मेरा एक विनम्र निवेदन ये है कि भाई आप अपना सीए, सीएस या सीएमए चूज करिए, तो किसी एक को कम या दूसरे को ज़्यादा मत आंकिए। ये तीनों ही कोर्सेज बराबर हैं, इसमें मेहनत तीनों में बराबर लगेगी। आप जब सीएस भी करेंगे, सीएस देखिए यूजुअली ऐसा बोला जाता है जो थ्योरेटिकल पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हों, वो लीगल एक्ट्स वगैरह का ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हो, तो वो सीएस ज़्यादा अच्छा अभी परस्यू कर आपसे सकते पहले हैं। जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है वो हमने उनसे पहले वाला वो सीएस करने का तरीके से किया है। राइट। हाँ, तो वो भी यही कह रही थी कि आप अगर थ्योरेटिकल में ज्यादा हो तो आप उसमें जाओ, आपको अगर टैक्सेशन में मजा आता है, आपको अकाउंट्स में मजा आता है, तो आप सीख कर जाओ। उनने भी यही बताया था जो आप सिर्फ बता रहे हो। देखो, एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक 18 साल के लड़के को या 18 साल की बच्ची को ये नहीं मालूम है कि मुझे किसमें मजा आ रहा है। मैं टैक्सेशन अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं कि मुझे फिर एक टैक्सेशन में इंटरेस्ट होता है ना, एक कि पता चल जाता है यूजुअली ऐसा होता है कि जब तक हम कमिट कर चुके होते हैं अपनी इस डिग्री की तरफ, तब हमें कई बार रियलाइज होता है कि हमें क्या ज़्यादा पसंद है। देखिए, मैं फिर किसी स्टूडेंट से कहूँगा, अगर आपने सीएस ज्वाइन किया हुआ है या सीएमए भी ज्वाइन किया हुआ है, आप इसको बिल्कुल कमतर मत आंकिए। ये तीनों ही डिग्री बराबर है। मतलब मैं यहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये तीनों डिग्रीज बराबर हैं। और सीए, सीएस और सीएमए अगर आपने किया है, इक्वल रिस्पेक्ट है। हाँ, ये जरूर है कि सीए में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है थोड़ी सी, आने वाले टाइम में हो सकता है ये बिल्कुल बराबर पेडिस्टल पे आ जाए। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। थ्योरेटिकल वालों को थोड़ा सीएस जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जो लोग थोड़े से ऐसा लगता है कि मुझे कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो सीएमए की तरफ जाते हैं। जिनको इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सीएमए की तरफ जाते हैं। सीए से प्रैक्टिस के ऑफकोर्स थोड़े से एवेन्यू ज़्यादा खुल जाते हैं। सर, एक सीए, अगर आप सीए बन गए, प्रैक्टिस वर्सेस जॉब वर्सेस टीचिंग, कौन ज्यादा कमाता है और कौन में पढ़ना चाहिए? देखिए, कमाता हो तो वो ज़्यादा अच्छा है जिसकी स्किल ज़्यादा अच्छी है। जी। तो कमाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्किल पर। लेकिन ये बात सच है कि एक प्रैक्टिसिंग सीए जो होता है, उसके पास जो है स्टार्टिंग में चैलेंजेस अच्छे होते हैं। लेकिन स्वर्णिम, होता ये है कि हम लोग ना कई बार वेल्थ को गलत समझते हैं। बाय बीइंग वेल्दी आप लोग समझते हो कि पैसा ज़्यादा हो ना, दिस इज़ नॉट ट्रू। वेल्थ जो होती है वो 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स पैसा, कितना आपके पास है। दूसरी, आपकी हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप जेन्युइनली वेल्थी है। तीसरा, आपका सोशल रेपुटेशन कैसा है। ट्रैक्टर कैसा है? और चौथा, आपके पास टाइम अपने लिए है या नहीं है। तो अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, तो आप वेल्दी माने जाओगे। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका सोशल स्टेटस अच्छा हो और आपके पास टाइम। तो आप जब जाते हो इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में पैसा तो आता है, ठीक है, सोशल स्टेटस भी आ जाता है, हेल्थ कभी कभी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और टाइम तो बहुत कम मिलता है। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक इशू आता है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हो, तो प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में पैसा नहीं है। स्टार्टिंग में पैसा बिल्कुल नहीं है, बनाने ये में मैं टाइम बता- निकल जाता है पूरा। बहुत टाइम लगता है, 5 साल लगेंगे। प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में टाइम बहुत है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप दिन भर जितनी रील्स हैं सारे आराम से देख सकते हो। आपको जो काम करना है कर सकते हो। आपको कोई किसी के लिए इनवाइट करेगा, आप जा सकते हो। तो प्रैक्टिसिंग सीए को टाइम स्टार्टिंग में मिलता है, लेकिन हाँ, उनको जो है एफर्ट्स भी काफ़ी लगाने पड़ते हैं, सेटअप करना पड़ता है। और स्टार्टिंग में अगर आप रेम्यूनरेशन की चिंता नहीं कर रहे हो, तो प्रैक्टिस आपके लिए है। और अगर आप टीचिंग में जाना चाहो, तो देखो टीचिंग में भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप केवल सीए की टीचिंग पे बात करो, तो वो अब बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, क्योंकि 2012 के बाद से सीए की ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। और आज की डेट में केवल हम आगरा के टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं जो हमें अवेलेबल। आगरा के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो ऑनलाइन पूरे इंडिया में पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपके पास टीचर सब जगह से अवेलेबल हैं। तो टीचिंग अगर कोई करना चाहते हैं और पढ़ाने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए आगे प्रोफेसरशिप का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो वो कर सकते हैं।
यूजीसी का नेट होता है, उसको प्रोफेसरशिप किसी कॉलेज में लेक्चरशिप वो ले सकते हैं। वही तो नहीं कह रहे आप डॉक्टर सीए आप डॉक्टर भी कर सकते हो। अच्छा। और पीएचडी करने से पहले आपको यूजीसी का नेट क्वालिफाई करना होगा। अच्छा। और उसके बाद आप पीएचडी करिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और वो जो है आपको काफ़ी एवेन्यूज देगा। और अगर आप लेक्चरशिप करेंगे तो लेक्चरशिप ऑल्सो पेज वेल। एक सीए के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो उनकी होती है, साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है। नहीं सर, एक चीज और है ना इसमें कि आजकल सीए है लेकिन वो सीए की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई आपका स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा है, कोई आपका डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है, कोई आपको ये बता रहा है पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करें। और ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं, कि भाई वो सीए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, लोन भी करवा रहे हैं, वो रियल एस्टेट भी पूरा देख रहे हैं, वो आपका शाम को टीचिंग भी करते हैं, आपका मतलब हर जगह वो कहते हैं भाई पैसा आना, तो हर जगह से आना चाहिए। चलो मैं एक बात करता हूँ, मुझे बताओ अभी इंडिया में सबसे फेमस सीए कौन है आपके हिसाब से? सबसे फेमस सीए राहुल मलोडिया। मैं मतलब जनरली बात कर रहा हूँ जिसको हर कोई जानते हो, कोई भी एक सीए और राहुल मलोडिया को हम जानते हैं। ठीक है। कोई ऐसे सीए जो बहुत सुपरस्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए हाल फिलहाल में, कोई ऐसा नाम आपको ध्यान में आता है? स्वप्निल पटनी। स्वप्निल पटनी टीचिंग करते हैं। मैं उसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ऐसे सीए जो टीवी पे बहुत आए हैं अभी आजकल में। सर ऐसे मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं तो नाम बताऊंगा, आपको नाम पता होगा, सी अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी, बोर्ड के फाउंडर। राइट जी, सी अमन गुप्ता बोर्ड के फाउंडर हैं, पूरी दुनिया उनको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जानती है। सी अमन गुप्ता क्या करते हैं? वो बोर्ड के फाउंडर भले ही हैं, को फाउंडर, लेकिन वो वहाँ के सीएमओ हैं। वो फाइनेंसेस नहीं देखते हैं, वो वहाँ की मार्केटिंग देखते हैं, नंबर 1। दूसरे इंडिया के बड़े फेमस सीए हुए सीए शेखर कपूर। अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं तो शेखर कपूर जो है वो बड़े फेमस डायरेक्टर हैं ऑफ द मूवी मिस्टर इंडिया। इज अ मूवी डायरेक्टर। तो वो सीए भले हैं लेकिन मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। एक तीसरे जो बड़े फेमस सीए हुए सीए राघव चड्ढा, पॉलिटिशियन है ऑफ कोर्स। देखिए मेरा बताने का पर्पस क्या है कि सीए करने के बाद आप फाइनेंस का काम करो, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आप वो करो जो आपका पैशन है, जो कि जेन्युइनली आपको अच्छा लगता है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जॉब, प्रैक्टिस, टीचिंग, ये 3 ऑप्शंस केवल आपके लिए नहीं है, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि अनकाउंटेबल ऑप्शंस हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बड़ा ऑप्शन है, और आप सीए करने के बाद वो करिए जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए सीए क्या है, एक आपको सेफ्टी देता है, आपको एक बैकअप देता है कि आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। आपको जिस दिन जॉब चाहिए, आपको एक दिन के अंदर सीए में कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया जिस जगह पे जॉब चाहिए आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। अच्छा। मैं आपको 100% ये एश्योरिटी देता हूँ कि पूरे इंडिया में आपको जिस सिटी में जॉब चाहिए सीए को मिल जाएगी। कोई भी सीए होकर अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता, इस बात की मैं एश्योरिटी देता हूँ। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप मैनेज कर सकते हो, तो आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो सीए करने के बाद, विच कुड बी एनीथिंग। एक बहुत ही फेमस सीए आप जानते हो, सिद्धांत चतुर्वेदी। नाम सुना सा लग रहा है। गली बॉय मूवी देखी है? गली बॉय एमसी शेर याद है? हाँ, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे सीएस हैं जो सीए बनने के बाद सीए वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हाँ ऑफ कोर्स, कुमार मंगलम बिरला, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब आपसे बिल्कुल है कि सीए करने के बाद आप केवल जॉब करिए, प्रैक्टिस करिए, आप किसी भी स्किल में बंधिए नहीं। क्योंकि क्या होता है, आप जिस दिन अपनी स्पेक्ट्रम को छोटा कर लेते हैं कि मैं केवल यही कर सकता हूँ, आप उस दिन छोटे बन जाते हो। आप कुएं के मेंढक बन जाते हो कि मैं केवल ये कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप अल्टीमेटली कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी स्किल को, अपनी पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करना है, दैट इज ऑल अप टू यू। आज स्वर्णिम जो है वो मेरे साथ बैठा है। मैं उम्मीद करूंगा कि विद इन अ ईयर्स टाइम स्वर्णिम जो है वो बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी बैठे, सरकार आशीर्वाद रहेगा तो जरूर हो पाएगा। बड़े इंडस्ट्रीज के साथ बैठे। और ये पॉडकास्ट जो है, जो इन्होंने एक्चुअल में शुरू किया, बहुत अच्छी मेहनत की। ये तो मैं चाहूंगा कि बहुत वायरल हो और लोग इसको देखें और जाने कि हमारा जो आज का यूथ है कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है। सर ये है ना, जैसे आप हैं, जैसे आप सजेशन दे रहे हैं, लोग क्या है ना सर, 2-3 ऐसे लोगों को देख लेते हैं कि नहीं यार अपना मन बदल देता है। आजकल ना जनरेशन की आदत है, इस मन बहुत जल्दी बदलता है और मिनटों में बदलता है। तो जो एक अच्छी कंसल्टेंसी है ना, वो एक अच्छे बंदे से मिल सकती है। एक अच्छे जो बंदा अपनी पोजीशन पे बैठा है, इसने जीवन में संघर्ष करा है, एक वो ही है। तो आपसे मैं जानता हूँ सर, क्योंकि मैंने, आपको शायद नहीं मालूम हो, बट मैं 3 साल से आपको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये वाली बात है सर, लेकिन ऐसा जैसे व्यापारों में आप देख रहे हैं इस समय स्थिति है कि कंपटीशन हर जगह है, तो स्लैंग में भी कंपटीशन है नहीं है? हाँ बिल्कुल, कंपटीशन तो सब जगह होगा और होना भी चाहिए। देखिए एक तो आपने बोला ना कि लोगों का मन बड़ा जल्दी बदलता है, उसका रीजन है, कहते हैं कि हम जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो अभी हमारा अन्न क्या है, हमारा डाटा क्या है, लोग आटा नहीं खाते हैं, डाटा ज्यादा खाते हैं।
तो लोग क्या कर रहे हैं अभी आज की डेट में, जो अपना सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं रील्स के माध्यम से कर रहे हैं, हर 15 सेकंड में एक नया चेहरा, नई आवाज, नया कंटेंट, तो लोगों का एक्चुअल में फोकस नहीं बन पा रहा है। और जो रील कल्चर है उसने हमें इतनी जल्दी जल्दी चीजों को बदलना सिखाया है, तो लोगों का फोकस कहीं एक जगह नहीं हो पाता, इसीलिए हम थोड़े से शॉर्ट फोकस्ड हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद जो है अपना फोकस ज्यादा अच्छा बढ़ाना चाहिए। जो मेरा जितना भी छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साल में कोई ना कोई एक बुक जरूर पढ़ो, कोई भी एक बुक जो आपको अच्छी लगे, चाहे कैसी भी बुक हो, नॉवल पढ़ो कोई बात नहीं, पर बुक पढ़ो। आप फोन यूज करो, बहुत जरूरी है, आज के टाइम पे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, बट आप बुक पढ़ो, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो आपको फोकस चाहिए होता है और यू गेट इमर्स्ड इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ बुक। आपको नए चीजें मालूम पड़ती हैं और कुछ नहीं, आपका डिसिप्लिन बनता है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, साल में एटलीस्ट एक बुक पढ़ो, कोई भी आपको। लेकिन हम लोग जब तक चीज़ों को बैठ के पढ़ेंगे नहीं, बुक को नहीं पढ़ेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा। मैं आज भी मैं ऑलमोस्ट डेली जो है कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आती ही रहे, मतलब गैदर होती रहे। देखिए, इन्फॉर्मेशन आना बहुत आसान है वैसे आज की डेट में, ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो डिसिप्लिन जो आता है वो बुक पढ़ने से आता है। और आप बुक्स पढ़िए, मेरी बहुत जोड़ मतलब हाथ जोड़ के विनम्र विनती है सबसे। तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, तो मैं कह रहा था भाई पढ़ लेना, फिर देखो क्या कुछ एक आध पढ़ लेना लगता यार, है आपको अपने दो अंदर चार क्या पेज तो पढ़ ही changes लेना लगते हैं एटलीस्ट। सर। चलिए देखिए, अब सीएस स्टूडेंट्स की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, चलिए थोड़ी व्यापारी के उसमें आते हैं। Sure. तो जैसे कि हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक मैसेज पास किया है कि अगले साल से हमारा एक नया इनकम टैक्स आएगा, मतलब इनकम टैक्स जो एक्ट है वाला ये अबॉलिश हो जाएगा, नया एक्ट आ रहा है डीटीसी एक्ट। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है व्यापारी पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीए? देखिए स्वर्णिम, जो इस समय हम इनकम टैक्स में लॉ फॉलो करते हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी, अभी चल रहा है 2024। तो ये जो कानून है ये लगभग 64 साल पुराना है। अब 64 साल में तो यार व्यक्ति भी थोड़ा सा सीनियर हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है। तो जब कानून इतना पुराना हो गया तो कानून को भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। तो हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने इस बजट में ये बात कही कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को जो है थोड़ा सा ओवरहॉल करेंगे, उसकी हम ब्रीफिंग करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेंट्स भी इनवाइट किए हैं और सजेशंस भी मांगे हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स है वो ओवरहॉल होगा। वो जैसे कंपनीज एक्ट पुराना था उसको हटा के नया लाया गया, पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के नया जीएसटी लाया गया, वैसे इनकम टैक्स को भी ओवरहॉलिंग की बहुत जरूरत है ताकि 2024 के हिसाब से चले वो। तो उसके लिए होपफुली अगले 6 महीने में या साल भर में वो हमारे सामने होगा। अगर होता भी है तो देखिए, इसमें मेरी एक जो बहुत एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इट शुड बी बिजनेस फ्रेंडली। मेरा ये मानना है कि, और जितने बिजनेसमैन से मैं मिलता हूँ, जितना बिजनेस लोग जो हैं वो टैक्स देने में कभी बुरा नहीं मानते हैं। 140-50 करोड़ की जनसंख्या में से आईटीआर फाइल करने वाले लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 9-10 करोड़ हैं। अब आपने फाइल किया नहीं किया आईटीआर? कर लिया सर, बिल्कुल कर रहा है, 3 साल से कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 9-10 करोड़ है, जिसमें से भी टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। आईटीआर फाइल करना और टैक्स देना ये दोनों अलग अलग बातें होती है। आईटीआर फाइल करने वाले इतने कम है तो सोचो टैक्स देने वाले तो और कम है। तो इसीलिए लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस जो है वो अपने आप बढ़ेगी जब उनको सर्विसेज अच्छी होती दिखेंगी, विच आई एम श्योर विल हैपन। मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसको देखूंगा। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे ये मैंने पर्सनल से करवाया, अपना भी एमएसएमई करवाया मैंने, तो उसका सर्टिफिकेट डाला था, तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताइए, इससे मैं भी समझ सकूं भाई क्या फायदा मिलने वाला है मुझे। देखिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 2 लोगों के लिए होता है मेनली, एक तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए और एक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ट्रेडर्स जो हैं वो करा सकते हैं, लेकिन उसमें केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पर्पज से उनको बेनिफिट मिलेगा। यूजुअली एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो इसके डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आज की डेट में वो ये है कि आप किसी को भी अगर सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं तो विद इन 45 डेज उनको आपकी पेमेंट करनी होगी। वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि एक बार मेरा पैसा फंस जाता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, तो मेरे लिए बड़ी परेशानी है। तो इसीलिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने से एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनका पुराना पैसा बहुत फंसा हुआ है, नहीं मिल पाया, ये एक वाकई में सीरियस परेशानी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक समाधान पोर्टल बनाया है। वो समाधान पोर्टल के माध्यम से आप अपना जो पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं और किसी भी कोर्ट कचहरी से बच के इस चीज़ को जल्दी तरीके से किया जा सकता है। आई एम श्योर जो हमारे व्यापारी भाई बंधु उसको देख रहे हैं, प्लीज़ आपके जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनसे संपर्क कीजिएगा, वो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। एमएसएमई का जो बेनिफिट होता है
लेंडिंग के पर्पज से और बाकी सब चीज़ों के पर्पज से वो तो है ही है, लेकिन पेमेंट कराने के पर्पज से इसका बहुत अच्छा फायदा है। दूसरा लोन वाली बात जहाँ तक है, देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मन में ये विचार आता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए लोन चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए एमएसएमई के लोन्स जो होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं होते, एक्सपैंड करने के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए। तो आपने कुछ समय पहले बिजनेस कर लिया हो, आपने पहले बिजनेस चला लिया हो, उसके बाद आपको उसकी ग्रोथ में जो है एमएसएमई की लोन्स हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट पहले देखेगी कि आपने कैसा किया है, कैसा आप बिजनेस चलाने के इच्छुक हो भी या नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पैसा ले लिया फिर उसके बाद आपको मेरा मन बदल गया। आपने कहा ना कि लोगों के मन बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे भैया हमारी पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया है और क्या है ना, सर बड़े बिजी रहते हैं, काफी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा कम समय लेना चाहूंगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर आजकल ना बच्चा पढ़ना भी चाहता है सर, और घर की कुछ फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं जो मतलब समस्या है थोड़ी, हर परिवार में है आजकल। तो ऐसा मतलब क्या करे कि पढ़ते पढ़ते वो पढ़ भी ले और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, ऐसे क्या व्यापार सजेस्ट करेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? देखिए मैं जिस फील्ड से हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक सलाह ज़रूर दे सकता हूँ कि आज की डेट में एक जो 12 मासी काम है, यानी जो कि 12 महीने अवेलेबल रहता है, वो अकाउंटिंग का है। मैं उसी फील्ड से हूँ, मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। आप पार्ट टाइम अकाउंट्स कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग की नॉलेज लीजिए, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें सीखिए, और उसके बाद आप कहीं पर भी अच्छी एक अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी। मतलब दुकान भी ले सकते हैं, ऐसे 4-5 दुकानें बहुत आराम आपने से ले कर ली, सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। और ऐसा करके आपको जो है एक रोजगार का तो अवसर मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हैं, आप दोनों चीजें मैनेज कर जब सकते आप वही पढ़ाओगे वही काम करोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा। और एक चीज और आप बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो आगरा में रहते हो, तो एक चीज बता दूं, अगर आपको अकाउंट सीखनी है तो सर बैठे हैं ना, सर से अच्छे अकाउंट्स भाई कोई नहीं सिखा सकता आगरे में, क्योंकि इनका जो इंस्टीट्यूट है बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, हजारों को लोगों को उन्हें प्लेसमेंट दिया है। और आप अकाउंट्स होम का नाम ही आप लेंगे तो ब्रांचेस भी है सर, आई थिंक। नहीं, ब्रांचेस कोई नहीं है। अच्छा। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पे यहीं पे स्टूडेंट्स आते हैं। पहले एक आपकी उड़द थी, वो पुरानी, बहुत समय पहले थी। हाँ मुझे उसका ध्यान वो आज था। से करीबन 20 साल पहले थी। तो हम अभी मदिया कटरा में शिफ्ट हो गए हैं। मदिया कटरा में हमारी जो यहाँ पे है वो करीबन 20 साल से है, और वैसे 40 साल हो गए। पिताजी जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उन्होंने अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवाई है। मैं कह रहा हूँ बहुत नाम है मेरा आगरे में, अगर अकाउंट सीखनी है तो किसी से पूछोगे तो एक नाम तो आना ही आना है, अकाउंट्स को। देखिए सीखने के पर्पस तो बहुत ज़रूरी है ही है। मैं उसके अलावा एक चीज़ और जो यहाँ पे ऑफर करता हूँ कि कोई भी ऐसे लोग जिनको अकाउंट्स आता है ऑलरेडी और अभी जॉब नहीं कर रहे, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ। अच्छा सर। कि उनको 100% फ्री प्लेसमेंट मैं कराता हूँ। 1 रुपया उनसे नहीं लेंगे, कोई कंसल्टेंसी नहीं है, कोई प्लेसमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स आते हैं, आपको इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। एज अ सोशल वेलफेयर ये जरूरी भी है, भी जरूरी भी है। और मैं आप लोगों को कहूंगा प्लीज कि आप लोग आइए, अकाउंट्स में आपको फ्री प्लेसमेंट्स है विदाउट एनी चार्जेस। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, तो आगे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। आपकी कोई सैलरी का परसेंटेज हम नहीं रखते हैं। आप सैलरी लगने के बाद मिठाई भी मत लाइएगा, वो भी नहीं लेते हैं। आप बस अच्छी जॉब करिए और अपना अच्छा करियर बनाइए। तो ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं। सर लास्ट मैसेज फ्रॉम व्यापारी टॉक्स की तरफ से, व्यापारी टॉक्स के लिए सर। देखिए मैं बस एक लास्ट शब्द अगर कुछ कहूँ तो मैं कहूँगा मजे करो, एंजॉय करो, और जो करते हो करते रहो, दिल से करो, और हमेशा खुश रहो। बस केवल इतनी सी बात है। और अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी टीम को बहुत मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप अच्छा कर रहे हो, और आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें सर। बिल्कुल आपने इतनी सारी बातें शेयर करी, ऑडियंस से आपको सीखने को मिलेगा आपसे, और लोगों को पता चल रहा है कि यार आप सीख सकते हो बहुत कुछ, ये करियर है, इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हो। मतलब बहुत सारा मार्गदर्शन किया सर ने। इसी के संग यार चलते हैं, ऐसे पॉडकास्ट हम लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, धीरे 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 सबको कवर करने वाले हैं, सारी फील्ड्स में जाएंगे हम। तो इसके लिए बने रहिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, व्यापारी टॉक से सोनिया मंगल। थैंक यू।